सो हम ये सॉलिड स्टार के आज के इस वीडियो में हम काफी सारी चीजों का पता लगाने वाले हैं। बट आई नो मेरी आवाज थोड़ी वियर्ड सी आ रही होगी क्योंकि यार गलती से मैंने कुछ अजीब सा पी लिया था और जिसके चलते बस मेरा गला ऐसे खराब हुआ कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। सेकंड नोट यार वॉइस में तुम्हें कमी देख सकती है लेकिन इस ब्रेक डाउन वीडियो में तुम्हें कोई कमी नजर नहीं आएगी। तो चलो फिर बिना किसी देर के आज के इस वीडियो का आगाज करते हैं। सो हम इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई होप कि तुम लोगों ने इससे पहले का जो ब्रेक डाउन वीडियो था उसे देख लिया होगा और क्या एंडिंग थी यार। हमें लू फेंग ने जैसे तैसे कह के उस यंग मास्टर का सामना करते हुए फ्लिंट मास्टर की जान बचा ली थी। तो आज का ये जो ब्रेक डाउन वीडियो है एग्जैक्टली इसी मोमेंट से स्टार्ट होता है जहाँ पे जो फ्लिंट मास्टर है वो सबसे पहले तो लू फेंग का शुक्रिया अदा करता है कि ऐसी सिचुएशन में सिर्फ तुम ही थे जो कि यहाँ पर आने का डेयर कर सकते हो। सच में ब्रदर लू फेंग तुमने जो कुछ भी किया है ना इसे मैं अपनी सारी जिंदगी याद रखूंगा। इस दौरान वो अपने घटनों के बल था और मेरे भाई आज से मेरी ये पूरी जिंदगी ना तुम्हारे नाम है, तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा। लू फेंग कहने लगता है कि अरे नहीं नहीं इसमें क्या बड़ी बात है। जिससे फ्लिंट मास्टर कहने लगता है कि अरे नहीं आज से तुम मेरे भाई हो, तुम्हें जहाँ कहीं भी मेरी जरूरत पड़े बस एक बार मुझे याद करना, मैं धरती पाताल सब एक कर दूंगा तुम्हें बचाने में। इसके बाद सुन के ना स्ले क्वीन बाबा कहने लगती है आए हाय हाय जरा इसकी बातें देखो, थोड़ी देर पहले तक कौन कह रहा था इसे शर्म नहीं आ रही, आप बेशर्मी के साथ कहने लगो कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी यहाँ पे एरो किंग आता है और कहने लगता है कि तुम्हें पता नहीं है हमारे मास्टर अपने रेस के सबसे ग्रेटेस्ट हीरो है और वो बड़ी कमाल के है। अब यहाँ पे उसकी बकबक सुनते साथ ही बाबा से एक लगाती है। अब यहाँ पे जो दूसरे मास्टर थे ना वो यहाँ उसकी बात सुन के कहने लगते हैं कि फ्लिंट की बातों का ज्यादा बुरा मत मानना, बस जोश में ही अपना दिमाग खो देता है, जोश में यह होश खो बैठता है और कुछ भी बड़बड़ा देता है, ये बस ऐसे ही तुम्हें फेंक रहा है और कुछ नहीं। ये सुनकर तो फ्लिंट मास्टर को काफी गुस्सा आता है। वो कहने लगता है कि क्या अभी अभी तूने मेरे बारे में क्या बोला। यहाँ पे इन दोनों की बातें सुनकर ना लू फेंग की हंसी छूट जाती है जिसके बाद ये तीनों हंसने लगते हैं और फिर थोड़ी देर बाद इनके बीच सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पे लू फेंग उसे बताने लगता है कि फ्लिंट मास्टर आप तो यूनिवर्स ओशन के अंदर काफी सालों तक यहाँ एक्सप्लोर करते रहे हो, तो आपको तो यहाँ पे सर्वाइव करने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर पता होगा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर आप इतने बड़े खतरे में कैसे फंस गए। जिस पे वो अपना सिर खुजाते हुए कहने लगता है कि हमारा जो फ्लिंट लाइफ फॉर्म है ये नेचर से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन मेरे पास जो मेरी डिवाइन बॉडी है उसका डायमीटर 1,00,000 डिवाइन किलोमीटर है, जिसका मतलब ये है कि जो एक ट्रू गॉड है अगर वो भी मुझ पे हमला करता है ना तो मैं उसके अटैक्स को भी पूरी तरीके से अपने ऊपर ले सकता हूँ और मुझे कुछ खास असर भी नहीं होगा। लेकिन जो एन योंग है ना उसके पास एक्सीलेंट आर्केना है और उसकी जो बॉडी की रिकवरिंग रेट है वो काफी ज्यादा फास्ट है और वो ऐसे फाइट करता है जैसे कि वो मरने के लिए ही फाइट कर रहा हो। तो तुम अंदाजा लगाओ कि वो कितना ज्यादा खतरनाक है। तभी यहाँ पे दूसरे मास्टर बताने लगते हैं कि हाँ बात इसकी सही है और स्पेशली जो डिवाइन आई रेस के लोग हैं ना ये लोग तो पोस्ट रीइंकार्नेशन एरा के जो टॉप के रेसेस हैं उनमें से बिलोंग करते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि वही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं और इनके पास 7 ट्रू गॉड्स हैं और ऑलमोस्ट 100 से भी ज्यादा यूनिवर्स मास्टर्स। इसलिए लू फेंग तुम्हें कहा गया था कि अगर तुम यहाँ पर आते हो ना तो तुम्हें हद से ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लू फेंग आगे निकल चुका था लेकिन वो यहाँ पर बाकी सारे मास्टर्स की कई बातें ही याद किए जा रहा था और उनमें से फ्लिंट मास्टर का जो अभी अभी लेटेस्ट इंसिडेंट हुआ इसने लू फेंग को और ज्यादा चौकन्ना कर दिया था और वो खुद से कहने लगता है कि मेरी जो इंस्टिंक्ट है ना वो मुझे खतरा देखते ही सबसे पहले यहाँ से 9 तो 11 होने का ऑर्डर देती है और मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वैसे भी भागने में तो मैं माहिर हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि भागना हर बार का सॉल्यूशन नहीं है, मुझे इनका सामना आज नहीं तो कल करना है और इसका मतलब मुझे यूनिवर्स ओशन में लगातार बिना रुके बार बार ट्रेनिंग करते रहनी होगी और ज्यादा से ज्यादा हर बार स्ट्रॉन्ग बनना होगा, तभी जाकर मैं यहाँ पे सर्वाइव कर पाऊंगा और किसी को सामना कर पाऊंगा। इसी के साथ आन लोगों को हम देख पाते हैं जो कि यहाँ पर एक जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर एक मून फ्लावर जैसी चीज मौजूद थी जिसके अंदर से आवाज आ रही थी और इस लेडी का नाम द ग्रेट जिया यू है और वो से पूछने लगते कि एक बात बताओ उन लोग तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए, तुम तो फ्लिंट मास्टर को मारने के लिए गए थे ना, इतनी जल्दी आ गए। लेकिन यहाँ पे जो एन योंग था वो तो किसी और की ही तलाश कर रहा था और वो उससे कहने लगता है कि ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ क्या तुमने किसी ह्यूमन के बारे में सुना है जिसके काले बाल और सिल्वर विंग्स हो। अब ये सुनते साथ ही वो लेडी कहती कि काफी इंटरेस्टिंग है नहीं, काले बाल और सिल्वर विंग। अब तभी वो उस मून से बाहर आती है और कहने लगती है कि मेरे ख्याल से ये हाल ही में बना न्यू यूनिवर्स मास्टर जो कि ओरिजिनल यूनिवर्स ह्यूमन से बिलोंग करता है, नाम है जिसका मिल्की वे लॉर्ड लू फेंग। अब यहाँ पे हमें फाइनली इस लेडी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है जो कि इंपीरियल ज्वेलरी मास्टर है। अब तभी यहाँ जो ज्वेलरी मास्टर थी वो लू फेंग के बारे में से पूछती है और कहती है कि क्या वो स्ट्रॉन्ग था जो तुम उसके बारे में मुझसे पता लगाने आए हो। जिस पे जो एन लोंग है वो बताने लगता है कि अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, जो 6 लेवल के यूनिवर्स मास्टर्स हैं वो बस 2 लेवल का यूनिवर्स मास्टर है जो कि मेरे लेवल से काफी ज्यादा कम है, लेकिन वो फिर भी मेरे हाथ से निकल गया। पर मुझे इतना यकीन है कि अगर मेरे पास एक टॉप ग्रेड एकदम पिनाकल स्टेज का कोई आर्केना होता ना तो वो कब का मारा जाता। ये कहते हो वो आसपास की जगह को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी यहाँ पे जो ज्वेलरी मास्टर थी वो उसके पास आकर उसके सर पे मारती और कहने लगती कि अरे एन योंग तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूँ ना, वैसे भी मेरी जो ट्रेजर हंट है इस
पानी में वो काफी अच्छा जा रहा है और मुझे काफी सारी चीजों का पता भी चला है, जिसका मतलब ये है कि बहुत ही जल्द हमारे हाथ में कुछ बहुत बड़ा लगने वाला है। और चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक काफी अच्छा खासा आर्केना ढूंढ ही निकालूंगी, जिसके बाद तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। ये सुनकर तो यहाँ पे जो एन योंग है वो काफी ज्यादा खुश था, लेकिन उसे गुस्सा आ रहा था और वो ना ऐसे अपने गुस्से को ऐसे सप्रेस करते हुए ये दिखा रहा था कि जैसे उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और बस इतना कहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा और एक साथ मिलकर हमें नेक्स्ट रीइंकार्नेशन एरा में हर हाल में एंटर होना होगा। अब तभी यहाँ पे ये लोग यहाँ से दूर निकल जाते हैं पानी की गहराइयों में, जहाँ पर इन्हें कुछ अजीब से फ्लक्चुएशन फील हो रही थी और यहाँ पे जो ज्वेलरी मास्टर थी वो अपने पावर का यूज करते हुए डिटेक्ट कर लेती है कि भाई आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। वो कहने लगता है कि क्या इतनी फेंट एनर्जी फ्लक्चुएशन आखिर किस चीज की हो सकती है, वो भी इस गहराइयों में। अब यहाँ हमें इस पानी की गहराई के अंदर मौजूद इस केव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे टनल्स मौजूद थे और जो पानी के जीव थे ना वो भी यहाँ पे आने से कतराते थे, इस कदर की यहाँ पे सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन इस बीच जो ज्वेलरी मास्टर है वो बिना किसी चीज के परवाह करते हुए सीधा उस एनर्जी फ्लक्चुएशन की तलाश में निकल पड़ती है। यहाँ पे वो चलते चलते इस कदर गहराइयों में पहुंच जाती है, जहाँ पर फाइनली उसे वो चीज दिख जाती है और यहाँ आते साथ ही वो हैरानी के साथ कहने लगती है कि क्या एक लाइट स्क्रीन पर, कैसे, ऐसी जगह पर। यहाँ पे वो उसे बस देखे ही जा रही थी और फिर कहने लगती है कि ऐसा फिनोमेना सिर्फ उसी जगह पे अपीयर होता है जहाँ पर कोई एक्सट्रीमली पावरफुल आर्केना मौजूद हो और ये इस बात का सबूत है कि कोई टॉप ग्रेड का जो आर्केना है वो हमारे आसपास ही मौजूद है। अब यहाँ वो उस लाइट स्क्रीन को हल्का सा टच करते हुए अपने पीछे मौजूद उस मून शेप के मिरर को वो आगे की ओर बढ़ा देती है और कहने लगती है कि चलो देखते हैं कि आखिर इस मिरर स्क्रीन के पीछे कौन सा बड़ा खतरा छिपा हुआ है। और शुक्र ये है कि मेरा जो टॉप टायर सीलिंग प्लेस टाइप आर्केना है ये इस वक्त मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, तो कोई भी खतरा होगा मैं उसे बहुत आसानी से डील कर सकती हूँ। ये कहते हुए वो उस आर्केना को एक्टिवेट करते हुए सीधा उसके अंदर चली जाती है और जाके उस स्क्रीन के ऊपर बैठ जाती है और कहने लगती है कि अगर एक ट्रू गॉड भी मेरे ऊपर अपने पूरी दम से हमला कर देना फिर भी वो एड़ी चोटी का जोर लगाने के बाद भी मुझे नहीं मार सकता। ये कहते हुए वो यहाँ पे हंसने लगती है। तभी यहाँ वो अपने उस आर्केना को ऑर्डर देती है और वो सीधा ये जो लाइट स्क्रीन था ना इसके अंदर जाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे करके फाइनली वो इस लाइट स्क्रीन के अंदर पहुंच जाती है और काफी तेजी से ट्रैवल करते हुए यहाँ से और डीप के एरिया में जाने लगती है, स्पेशली उस ओर जहाँ पर से वो जो से एनर्जी फ्लक्चुएशन फील हो रहा था उस ओर ये काफी तेजी से बढ़ चलती है। अब टॉप ग्रेड के आर्केना के साथ ज्वेलरी मास्टर काफी डीप के एरिया में पहुंच चुकी थी और चलते चलते वो सीधा यहाँ पे ये जो लाइट स्क्रीन थी ना इसके 9th लेयर के करीब पहुंच जाती है और वहाँ आते साथ ही वो रुक जाती है। यहाँ पे इवन की जब 9th लेयर के करीब वो जाती है ना तो इस वक्त तक तो ये भी काफी ज्यादा डर चुकी थी और हैरानी के साथ कहती है कि क्या और कैसे, क्यों, आखिर यहाँ पर इतनी सारी लेयर्स कैसे हो सकती हैं। अब मैं समझ गई कि ये ट्रेजर कोई आम ट्रेजर तो हो ही नहीं सकता, ये जरूर से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेजर होगा। अब यहाँ पर वो एक गलती कर देती है, उसे लग रहा था कि शायद 9th लेयर से उसका ये जो आर्केना है उसे बचा लेगा, लेकिन जैसे वो इसके अंदर जाती है तो इसकी गलतफहमी ऑन द स्पॉट दूर हो जाती है क्योंकि एक तेज ब्राइट लाइट सीधा इसे हिट होती है जिसके चलते इसे काफी ज्यादा पेन होता है और अगले ही पल वो पूरी तरीके से नथिंगनेस में बदल चुकी थी। मतलब कि ये अटैक इतना इंस्टेंटली हुआ था कि लिटरली यहाँ पर उसे संभलने तक का मौका नहीं मिल पाता। अब तभी यहाँ पर एक थर्ड आई अपीयर होती है जो कि डिवाइन आई रेस का एक थर्ड ट्रू मास्टर है। वो यहाँ पर सभी को बता देता है कि जो जियायू है वो अब नहीं रही, वो पूरी तरीके से मारी जा चुकी है। ये सुनकर तो सभी के होश उड़ जाते हैं। डिवाइन आई रेस के अंदर जितने भी यूनिवर्स मास्टर थे, जब उन्हें पता चलता है कि ज्वेलरी मास्टर जियायू पूरी तरीके से मारी जा चुकी है, उन्हें अपने कानों पे यकीन नहीं होता। वो सभी लोग यही बात कर रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है। यहाँ पे जो आन योंग था उसे भी अपने कानों पे यकीन नहीं होता और वो भी कहने लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जियायू ऐसा कैसे। पर तभी वो यहाँ पर अपने जो थर्ड ट्रू मास्टर है उनसे कॉन्टेक्ट करता है और कहने लगता है कि प्लीज मुझे बताइए आखिर ऐसा कैसे कैसे जियायू के साथ ये कैसे हो गया। जिस पे इसका जो थर्ड ट्रू गॉड है वो बताने लगता है कि असल में जियायू की मौत इंस्टेंटली हुई और मरने से पहले उसे मौका तक नहीं मिल पाया कि वो हमारे लिए कोई मैसेज छोड़ पा रहे। साबित होता है कि उसकी मौत बहुत ही दर्दनाक हुई है। अब यहाँ पे ये सुनकर आन योंग को यकीन नहीं होता, वो कहने लगता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। वो यूनिवर्स मास्टर के लेवल 4 पे थे, आखिर इतने स्ट्रॉन्ग यूनिवर्स मास्टर को कोई कैसे इंस्टेंटली मार सकता है। उसके पास तो उसका टॉप टायर स्ट्रेंथ, उसका आर्केना तक मौजूद है। इवन कि एक ट्रू गॉड भी अपने फुल पीक पावर के साथ उसके ऊपर हमला करे तो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कभी सामने वाला बंदा बताने लगता है कि शायद तुम एक बात भूल रहे हो, भले ही एक ट्रू गॉड उसका कुछ भी ना बिगाड़ पाए, लेकिन ये जो टाइटल पीक रियलम का जो खतरा है ना, ये अपने आप में ही इनफ है तुम्हें और उसे एक साथ मारने के लिए। इंपीरियल ज्वेलरी मास्टर के मरने से पहले वो रेफरेंस फ्रेम जो कि 193293 एरिया में एक्सप्लोर कर रही थी और ये पानी के काफी डीप एरिया में पहुंच चुकी थी और मुझे पूरा यकीन है कि जो खतरा जिसने कि उसे पूरी तरीके से जान से मार दिया वो असल में इसी एरिया से ही सर्च हुई है, जिसका मतलब ये जगह यहाँ तो बहुत ज्यादा खतरनाक है या फिर यहाँ पे इतना ज्यादा खतरा इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक टॉप ग्रेड का कोई ट्रेजर मौजूद होगा।
इसी के साथ वो एन योंग को वहाँ पे जाकर ना इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर दे देता है। अब यहाँ पे एन योंग भी ये सारी बात सुनते साथ ही पूरी तरीके से राजी हो जाता है। साथ ही वो यहाँ पर बाकी सारे लोगों को भी सेम ऑर्डर देता है, यानी कि जो बाकी के यूनिवर्स मास्टर्स थे उन सभी को भी इन्वेस्टिगेट करने को कहता है और कहता है कि चाहे जो हो जाए तुम सबको वहाँ पर बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि एन योंग समेत जो बाकी सारे लोग थे ना वो सब के सब एक एक करके टेलीपोर्ट होते हुए उसी पानी के गहराई वाले इलाके में पहुंच जाते हैं। एन योंग यहाँ पे सबसे बाद में आता है और वो आते साथ ही अपनी डिवाइन ऑरा को रिलीज करता है और साथ ही अपने आसपास के जितने यूनिवर्स मास्टर थे डिवाइन आई रेस के उन सभी से कांटेक्ट भी करता है, जिसके बाद वो इन सभी से पूछने लगता है कि बताओ क्या तुम लोगों को फिलहाल के लिए कुछ पता चला। अब यहाँ पे वो दो लोग जो थे जो कि पहले से आए हुए थे वो बताने लगते हैं कि यहाँ का जो पानी वाला एरिया है ये बहुत ज्यादा गहरा है और बहुत ज्यादा वास्ट अमाउंट में है और अगर 10,000 सालों तक भी हम लगातार बिना रुके बिना सांस लेकर ढूंढते रहना तो भी मुझे नहीं लगता कि हम लोग आने वाले 10,000 सालों में भी इस पूरी जगह को कवर कर सकते हैं। जिसमें जो दूसरी यूनिवर्स मास्टर है वो बताने लगती है कि हाँ, और जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा ना उतना ज्यादा ही यहाँ का जो वाटर स्ट्रक्चर है और जितने भी एलिमेंट्स है उनका स्ट्रक्चर भी चेंज होगा। अब मेरे ख्याल से हमें सबसे पहले जाके रिपोर्ट करना चाहिए। अब तभी एन योंग इन दोनों से कहने लगता है कि तुम लोग आगे जाओ और रिपोर्ट करो, मैं अभी थोड़ी देर और यहाँ पे ढूंढूंगा। अब गाइस ये लोग तो यहाँ से आगे निकल जाते हैं, लेकिन जो एन योंग था वो अभी भी अपने पार्टनर की तलाश में मौजूद था। वहीं दूसरी तरफ वक्त काफी तेजी से बीत जाते हैं और लगभग यहाँ पे 30 साल पलक झपकते बीत चुके थे और लो फेंग 30 सालों से एक जगह पर ही ट्रेनिंग किए जा रहा था और वो बताने लगता है कि 30 साल की ट्रेनिंग में भी मैंने कुछ खास सुधार नहीं किया और ये जो टाइटल पीक रियलम है इस माउंटेन के मैं बस इतने ही करीब जा पाया बीते 30 सालों में, क्योंकि ये जो एंडलेस वाटरफॉल्स हैं आसपास जो दिख रहे हैं वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है, इतना ज्यादा टेरिफाइंग कि पलक झपकते ही मेरी बॉडी को ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हालांकि मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैं देखना चाहता हूँ कि जो मेन माउंटेन रेंज है उसके आसपास का जो खतरा है वो कितना ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मैं फिर भी ज्यादा करीब नहीं जा सकता, पर ट्राई करने में क्या चाहता है। अब लो फेंग यहाँ पे काफी हद तक आगे निकल चुका था, लेकिन यहाँ से फिर भी उसे वो जो माउंटेन था ना वो फिर भी बहुत दूर नजर आता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लो फेंग लगातार टेलीपोर्ट करते हुए 30 मिलियन लाइट ईयर्स आगे भी आ चुका है और इस दौरान जो बाबा है वो सभी को यहाँ इस जगह के बारे में बता रही थी। इन लोगों का फुल एंटरटेन चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ लो फेंग कहने लगता है कि फाइनली इतनी दूर आने के बाद कुछ तो नजर आया। तभी लो फेंग की जो शिवो विंग्स है ना इसे कुछ एनर्जी फील होती है, वो कुछ एनर्जी को ऐसे सेंस कर लेते हैं जिसके चलते लो फेंग समझ आता है कि कुछ तो है आसपास। और ये सेम फीलिंग थी जो कि उसने वेनरेबल तियान यांग के पास जब वो गुजर रहा था ना उसके पास से तो उसे फील हुई थी। तभी यहाँ पे बाबा कहने लगती कि कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हें तुम्हारे विंग्स का जो थर्ड पेयर है वो मिल चुका है। अगर ऐसा है तो फिर तो यार तुम्हारी चांदी ही चांदी। ये सुनकर तो बाकी दोनों भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। लो फेंग बताता है कि मुझे ये जो फ्लक्चुएशन है ये पानी के अंदर से आ रही है, तो चलो फिर पानी के अंदर जाया जाए। ये कहते हुए वो सीधा पानी के अंदर कूद जाता है। इस दौरान लो फेंग फील करता है कि ये जो सक्शन फोर्स है ना जो कि उसे अपनी ओर खींच रही है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अगर इसने अपनी डिवाइन बॉडी से इसे यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की और इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं की तो उसकी जो सुवो विंग्स है वो खुद ब खुद उसका साथ छोड़कर सीधा उस सक्शन फोर्स की तरफ खींची चली जाएंगी जो दूसरे पेड़ से आ रही थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि लो फेंग लगातार पानी के अंदर एक्सप्लोर करता रहता है, काफी अंदर तक पहुंच चुका था और चलते चलते वो इतने डीप एरिया में पहुंच जाता है कि जहाँ पर रोशनी भी बहुत मुश्किल से आ रही थी, लेकिन लो फेंग रुकता नहीं और जितना ज्यादा ये करीब होता जाता है उतना ज्यादा ही जो सक्शन फोर्स है उसे वो फील हो रहा था। अब यहाँ पर एग्जैक्टली लो फेंग चलते चलते उसी लाइट स्क्रीन के पास पहुंच जाता है जो कि इतना ज्यादा वास्ट था कि लो फेंग भी देख के हैरान था। चीज उसे अपनी ओर खींच रही थी वो इसी लाइट स्क्रीन के उस पार है। लो फेंग थोड़ा सोचता है लेकिन फिर वो उसे फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ चलता है। अब यहाँ पे वो उस लाइट स्क्रीन के जो मेन बैरियर था ना उसके पास आके रुक जाता है और यहाँ पे वो अपनी जो मोशा बॉडी है उसे स्काउट करने के लिए बाहर निकालता है। बाबा तो उससे कहने लगते हैं कि हाँ ये सही है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो क्या पता कौन सा खतरा हमारे ऊपर हमला कर दे। मोशा बॉडी उसके ऑर्डर पाते साथ ही सीधा उसे टच करते हुए अंदर की ओर चली जाती है, लेकिन इस वक्त उसे भी डर लग रहा था। लेकिन सेफली जैसे वो फर्स्ट लेयर को क्रॉस करता है ना उसे फील होता है यहाँ पर तो लेयर्स का जाल है भाई साहब, मतलब कि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पे वो एक एक करके सारे लेयर्स को डिस्कवर भी कर लेता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और जो लास्ट लेयर है वो इसे भी डिस्कवर कर लेता है और कहने लगता है कि शायद ये आखिरी लेयर होगा और यही वो फाइनल लेयर है जिसके बाद वो ट्रेजर मौजूद है। यहाँ पे वो लो फेंग को सारी बात बता देता है। लो फेंग भी कहने लगता है कि पर क्या ये आखिरी लेयर होगा या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके अंदर और भी लेयर्स हो या फिर सुवो विंग्स के अलावा यानी कि उसके पैर्स के अलावा शायद यहाँ पे कोई टॉप ग्रेड का आर्केना भी हो सकता है। और ये ख्याल आते साथ ही दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। मोशा बॉडी इमीडिएटली सीधा उस लाइट स्क्रीन के अंदर की ओर जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसके पार जाता है ना तो भाई एक स्लैश अटैक आता है जिसके पीछे 3 और स्लैश अटैक आते हैं। इसकी बॉडी के ऐसे टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और अगले ही पल ये नथिंगनेस में बदल जाता है। ये फील करके लो फेंग यानी कि ओरिजिनल वाला वो काफी ज्यादा डर जाता है। बाबा उससे पूछने लगती है कि आखिर हुआ तो हुआ क्या, जिस पर वो बताता है कि मोशा बॉडी अभी भी यूनिवर्स वनरेबल लेवल पे है, लेकिन फिर भी वो इतनी
इतनी जल्दी अनाइलेट हो गया। और चिंता मत करो, मैं हार नहीं मानने वाला। इस बार जैसे ही मैं एंटर होगा ना, मैं उसी वक्त अपनी जो इनेट सीक्रेट टेक्निक है उसे जल्द से जल्द यूज कर लूंगा। यहाँ पे जो मोशा बॉडी थी वो वापस से अंदर जाती है, वापस से अपने डोमेन को जैसे एक्टिवेट करने वाली थी, अचानक से हम देखते हैं कि वो बहुत बुरी तरीके से पॉज हो चुका था। या फिर मैं ये कहूँ कि जो बाकी के स्लैश अटैक आ रहे थे ना इस लेयर से, वो काफी ज्यादा खतरनाक थे कि पल भर में उसका वही सीन होता है जो कि पहले हुआ था। यहाँ पे लो फेंग तक हैरान था कि उसका डोमेन भी यहाँ पे बिल्कुल भी इसके सामने टिक नहीं पा रहा। तो आखिर ये जगह है तो है, ये पावर इतने ज्यादा खतरनाक है कि ये तो हेवन एंड अर्थ तक को पूरी तरीके से शटआउट कर सकती है। पर तभी वो स्माइल करता है और बाबा तभी इसके पास आकर कहने लगते हैं कि हाँ जी, तो तुम भी वही सोच रहे हो ना जो मैं सोच रही हूँ। जितना ज्यादा खतरा होगा ना वहाँ पर उतना ही पावरफुल ट्रेजर होगा बॉस। मतलब कि यहाँ पर एक सुप्रीम आर्केना जरूर होगा। जरा इनकी शक्ल देखो, कितने लेवल के खुराफात लग रहे हैं। तभी लो फेंग अपनी कमर कस लेता और कहने लगता है कि मैं तो इसकी गहराइयों तक जाके रहूंगा और मैं 100 बार तक मोशा बॉडी का यूज करूंगा। मुझे पता है ये सब के सब एक साथ तो कभी नहीं मरने वाले, कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लूंगा मैं। अब यहाँ पे मोशा बॉडी तैयार हो जाता है, वो सीधा एंट्री मारता है। काफी सारे स्लैश अटैक आते हैं, वो हर एक से डॉज करते हुए एक गैप जो कि 10,000 ऑफ अ सेकंड में उसे मिलता है, वो फाइनली उसे ढूंढ लेता है और पल भर में ही वो उसके आर पार भी देख लेता है, जहाँ पर उसे एक टेरिफाइंग सी चीज नजर आ रही है, जिसे देखकर वो खुद भी हैरान था और डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और कहता है कि आखिर ये क्या था। और जब तक बेचारे का खेल खत्म हो जाता है, लो फेंग एक और बार नाकाम रहा, लेकिन इस बार उसे कुछ पता तो चल चुका था। और यहाँ लो फेंग जैसे ही हाफते काफते हैरानी के साथ बस उस डायरेक्शन में देखे जा रहा था, तो बाबा था उससे पूछती है कि क्या हुआ, आखिर तुमने ऐसा क्या देख लिया। लो फेंग हाफते हुए बताने लगता है कि इनॉर्मस विंग्स, एक ऐसी विंग्स जिसकी जो टेरिफाइंग पावर है वो इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है। ये सुन के तो बाबा था खुशी से झूम उठती है, वो कहने लगते है कि क्या बात है भाई, एक और जबरदस्त चीज हमारे हाथ लगने वाली है। लो फेंग बताने लगता है कि वो जो विंग्स थे ना वो मुझे सुप्रीम आर्केना टाइप के लग रहे हैं और शायद मेरे जो सोवो विंग्स है ये असल में इसके कंपोनेंट्स है, यानी कि जो मेरे पास 2 पेयर्स हैं वो असल में इसके कंपोनेंट्स है और असली चीज वो है। तभी इससे पहले कि लो फेंग कुछ और पता लगा, पता सडनली उसे कुछ फील होता है, वो कहने लगता है कि तो वो आ गया। यहाँ आइस सैंड ओशन चारों ओर जो एनियोंग है वो चल चुका था। यहाँ एनियोंग मास्टर को देखकर लो फेंग कहने लगता है कि क्या बात है, लगा नहीं था कि मुझे ये मिलेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे लो फेंग को डिटेक्ट करते साथ ही एनियोंग का भी दिमाग खराब हो जाता है, वो कहने लगता है कि ह्यूमन लो फेंग, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद वो आसपास के हर एक जगह को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, चारों ओर दे दनादन अटैक्स पे अटैक्स करते हुए सबको यहाँ पे फ्रीज कर देता है। लो फेंग और बाबा था जो कि छिप चुके थे, इन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये यहाँ पे क्या करने आया है। और चाहे जो हो, मैं उन विंग्स का पता इसे लगने नहीं दे सकता, मुझे हर हाल में इन्हें छुपाना ही होगा। अब लो फेंग यहाँ से निकलते हुए उसके सामने आ जाता है और कहने लगता है कि एनियोंग एक बात बताओ, आखिर मैं जहाँ भी जाता हूँ तुमसे क्यों टकरा जाता हूँ। यहाँ पे उसे अपनी नजरों के सामने देखकर जो एनियोंग है वो कहने लगता है कि जरा देखो तो, मैंने तो अभी तक तुम्हारे लिए जाल तक नहीं बिछाया, लेकिन फिर भी तुम पहले ही आ गए मेरे जाल में फंसने के लिए। तुम्हारे जैसा उतावला तो मैंने किसी मछली तक को भी नहीं देखा है। ये सुन के तो लो फेंग भी हंसता है और वो कहने लगता है कि लाइफ ना बहुत आसान है, लेकिन इटर्निटी इसे पाना बहुत ही ज्यादा हार्ड है, लेकिन स्लॉटर सिर्फ इकलौता रास्ता है जिसके ऊपर चलकर हम इसे हासिल कर सकते हैं। ये कहते हुए वो अपने वेपन को उसकी तरफ तानता है, लेकिन लो फेंग वो यहाँ पर आओयान मास्टर का ट्रेजर बाहर निकालते साथ ही एक टोर्नेडो, फ्लेम टोर्नेडो को क्रिएट करता है, जिससे आसपास की सारी आइस मेल्ट हो जाती है। और वो अपनी स्वॉर्ड को उसकी तरफ तानते हुए कहने लगता है कि पर जिस रास्ते को, जिस पैथ को तुम फॉलो कर रहे हो, मैं उसकी भेंट नहीं चढ़ने वाला। ये कहते हुए वो सीधा अपनी स्वॉर्ड को लेकर इसकी तरफ तेजी से बढ़ चलता है। अब उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो एनियोंग है वो हंसता है और कहने लगता है कि लड़के तुम बड़े नादान हो, मरने की तुम्हें इतनी जल्दी है कि तुम देख भी नहीं रहे हो कि तुम्हारा सामना किससे पड़ा है। यहाँ पे लो फेंग इसके काफी करीब पहुंच चुका था, लेकिन एनियोंग उससे कहने लगता है कि जितने एक्सपर्ट्स आज तक तुमने देखे भी नहीं होंगे ना, उससे ज्यादा मैं आज तक निपटा चुका हूँ। ये कहते हुए वो सीधा अपने भाले को इसकी तरफ चला देता है। लो फेंग का जो स्वॉर्ड था वो जैसे तैसे इसे ब्लॉक कर लेता है और इसकी स्पीड देखकर तो भाई लो फेंग के तक होश उड़ जाते हैं कि कितना फास्ट। अब लो फेंग को समझ आ जाता है कि क्यों फ्लिंट मास्टर इसके हाथों में इतनी बुरी तरीके से फंस चुका था, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत बहुत ज्यादा क्रेजी लेवल पे है। लो फेंग इसके ऊपर काफी सारे अटैक करता है और उसकी पावर और स्किल्स को देख करना इवन कि यहाँ पे जो एनियोंग है वो भी इससे इम्प्रेस हो जाता है और कहने लगता है कि मानना पड़ेगा, तुम्हारे स्किल्स तो कमाल की है, तुम्हारा ब्लेड थोड़ा डिसेंट टाइप का है, लेकिन तुम्हारी जो डिवाइन पावर है ना ये बहुत ज्यादा कमजोर है। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारा जो ये ब्लेड आर्ट है ना ये प्रोबेबली अल्टीमेट सीक्रेट टेक्निक लेवल पे है, जो कि मेरे आगे कुछ भी नहीं। ये कहते हुए अब वो यहाँ पर लो फेंग की बचाना शुरू कर देता है। इसके बाद वो अपने उस वेपन को हवा में उछालता है और इसके जरिए से एक ब्लैक होल सक्शन फोर्स को क्रिएट करता है, जो कि अपने सराउंडिंग की चीज को अपनी ओर खींचने लगती है। इवन की लो फेंग तक इसकी चपेट में आ चुका था और अगले ही पल लो फेंग सीधा इसके घुटनों के बल गिर चुका था। ये देखकर वो बंदा हंसता है और आसपास की चीजों को डिस्ट्रॉय करते हुए कहने लगता है कि अब तो मरेगा। और जैसे ही अपने वेपन को इसके आर पार चलाने वाला था, तभी यहाँ हमें ब्लड क्लाउड पैलेस नजर आता है। वो यहाँ पे उड़ता हुआ नजर आता है और सीधा आकर इस बंदे को पड़ता है, जो देखकर इस बंदे की चीख निकल जाती है और वो कहने लगता है कि क्या ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर तुम। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बंदा इतनी दूर जा गिरता है ना
ना कि देख के भाई स्वाद आ गया। अब यहाँ पे ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर को देख के साथ ही वो कहने लगता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, तुम तो ओरिजिनल यूनिवर्स में स्लॉटर करने के लिए फेमस हो, तो यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने लू फेंग की मदद की। आखिर किस टाइप का हीरो ऐसी हरकत करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर है वो आगे आता है और कहने लगता है कि मेरी मर्जी भाई, मैं जिसकी चाहे उसकी मदद करूँ। अब गाइस तुम्हें पता ही होगा कि ये बंदा कौन है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर है वो आगे बढ़ते साथ ही आई एम द यूनिवर्स का यूज कर देता है। तभी यहाँ पर लू फेंग रफ एंड टफ बनते हुए कहने लगता है कि ब्लड क्लाउड पैलेस मास्टर अब इसे चिट चैट करने का कोई फायदा नहीं, चलो साथ मिलकर इसे निपटा देते हैं। ये दोनों फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ते हैं और लू फेंग कहने लगता है सो वो विंग्स मुझे अपनी पावर दो। साथ ही वो फ्लिंट सैंड कप और मिनिएचर यूनिवर्स इन दोनों का भी यूज कर लेता है और कहने लगता है कि तुम तीनों मुझे एम्पावर करो। ये कहते हुए अब हम देखते हैं कि दोनों यहाँ पर बिल्कुल बैड एज एंट्री मारते हुए सीधा उसकी तरफ टूट पड़ते हैं। और अब इसके आगे क्या होगा ये तो अब तुम्हें नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। बट उससे पहले गाइस मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। आई नो गाइस वीडियो आज थोड़ी लेट थी पर क्या करूँ यार, मेरा गला खराब है ऑलरेडी, अभी इसके बाद परफेक्ट वर्ल्ड भी होना है। ठीक है फिर मिलती हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।